आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे दृढ़ पिंडों का संतुलन। अगर इंग्लिश में देखें तो इसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ ए रिजिड बॉडी। ध्यान दीजिए, बात को थोड़ा गंभीरता से समझना है। देखिए, इक्विलिब्रियम लिखा है, बैलेंस नहीं लिखा। संतुलन का मतलब बैलेंस होता है, तो यहाँ शब्द इक्विलिब्रियम यूज किया गया है, ना कि बैलेंस। तो इक्विलिब्रियम में हमने आपको बताया था कि अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो जब कोई अभिक्रिया होती है तो उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दो होते हैं, यानी अभिकर्मक और उत्पाद। तो अभिकर्मक और उत्पाद की जब हम बात करते थे तो वहाँ पर जब इक्विलिब्रियम की बात होती थी केमिस्ट्री में, तो हम ये कहते थे कि रिएक्टेंट यानी अभिकर्मक जितना उत्पाद में बदल रहा है उतना ही उत्पाद फिर से रिएक्टेंट में बदल जा रहा है। तो इसको हम कहते थे कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम यानी साम्य अवस्था में। तो जिसे हम साम्य अवस्था कहते थे केमिस्ट्री में, वही यहाँ पर संतुलन है। तो संतुलन का मतलब ये है कि कोई वस्तु दो स्थितियों में इधर उधर जा सकती है, तो उस बीच की स्थिति को हम संतुलन की स्थिति कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम साइकिल चला रहे हैं, तो जब साइकिल चलने लगती है तो साइकिल गिरती नहीं है, यानी उस समय साइकिल संतुलन में रहती है, न दाएं तरफ गिरेगी न बाएं तरफ गिरेगी। तो कहने का मतलब ये है कि किसी वस्तु को हम संतुलन की अवस्था में तब कह सकते हैं जब उस पर कोई बाह्य बल ना लगे, अगर तो अपनी स्थिति को बनाए रखे। जैसे साइकिल हम चला रहे हैं, अगर कोई हमें इधर उधर से ना धकेले तो साइकिल हम वैसे चलाते रहेंगे, साइकिल गिरेगी नहीं। तो ना धकेले मतलब बाहरी बल न लगाए। तो अगर कोई बाहरी बल न लगाया जाए, कोई बाहरी विक्षोभ या हलचल न उत्पन्न की जाए, तो वस्तु यदि अपनी अवस्था में बनी रहे तो इसे संतुलन की अवस्था कहते हैं। जैसे पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है और जिस कक्षा में चक्कर लगा रही है लाखों करोड़ों साल से, उसी कक्षा में चक्कर लगा रही है, क्योंकि बाहरी बल कोई उसे डिस्टर्ब नहीं कर रहा। तो इसे हम संतुलन की अवस्था कहेंगे। अब दृढ़ पिंड किसे कहेंगे? तो दृढ़ पिंड का मतलब होता है कि जिसमें बहुत छोटे छोटे कण इतने पास पास हों कि उनके बीच दूरी ना हो, यानी एक दूसरे से सटे हुए हों, ताकि उसको अगर दबाया जाए उस पिंड को तो उसमें कोई परिवर्तन ना हो। तो ऐसे पिंड को दृढ़ पिंड कहेंगे। और कणों का निकाय यानी सिस्टम ऑफ पार्टिकल किसको कहते थे? तो वो छोटे छोटे कणों का झुंड होता था जो एक दूसरे के बहुत पास रहते थे कुछ दूरी पर, तो उसी पूरे झुंड को कणों का निकाय कह देते थे। तो छोटी छोटी बातें हैं जो एनसीईआरटी में लिखी गई हैं, उनमें छोटे छोटे अर्थों में अंतर है, तो उसको समझना बहुत जरूरी है। तो अब हम इसको आगे पढ़ेंगे। तो देखिए, कह रहा है कि अब हम व्यापक कण निकायों के बजाय दृढ़ पिंडों की गति पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। यानी जो बहुत सारे कण एक जगह इकट्ठा होकर के एक सिस्टम या निकाय बनाते थे, उसकी पीछे हम स्टडी कर चुके हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग जो है दृढ़ पिंड यानी ठोस बॉडी की गति के बारे में ध्यान केंद्रित करेंगे। तो कह रहा है, आइए स्मरण करें कि दृढ़ पिंडों पर बाह्य बलों के क्या प्रभाव होते हैं। तो कोई रिजिड बॉडी है, अगर उस पर फोर्स लगाया जाए, एक्सटर्नल फोर्स, बाहर से बल लगाया जाए, उसके स्वयं के कणों के कारण बल ना हो, बल्कि बाहर से बल लगाया जाए, तो कह रहा है आगे से हम विशेषण बाह्य का प्रयोग नहीं करेंगे। तो कहीं भी बल की बात होगी तो हम ये मानेंगे कि बाह्य बल यानी एक्सटर्नल फोर्स है। अब किताब वाला आगे बाह्य शब्द यूज नहीं करेगा,
यानी एक्सटर्नल वर्ड यूज नहीं करेगा। जहां भी बल लिखा होगा उसका मतलब हम समझेंगे कि ये बाह्य बल ही है। जब तक अन्यथा न कहा जाए हम केवल बाह्य बलों और बल आघूर्णों से ही व्यवहार करेंगे। तो कह रहा है कि जब तक हम उसकी चर्चा न करें तो आपको बाह्य बल या बलाघूर्ण का ही के बारे में ही सोचना है। तो देखिए अब आगे कह रहा है कि बल किसी दृढ़ पिंड की स्थानांतरीय गत्यावस्था में परिवर्तन लाते हैं, अर्थात वे समीकरण 6.17 के अनुसार इसके कुल रेखीय संवेग को परिवर्तित करते हैं। तो पीछे हमने पढ़ा है ट्रांसलेशनल मोशन, स्थानांतरीय गति, यानी किसी पत्थर को या किसी ईंट को अगर आप हाथ से पकड़ के ऐसे घसीटें तो वो अपने स्थान से दूसरे स्थान चला जाएगा। यह गति फिसलने वाली उसकी स्थानांतरीय गति होती है। जैसा हम पीछे चर्चा कर चुके हैं, तो वही बात कह रहा है कि बल किसी दृढ़ पिंड की स्थानांतरीय गत्यावस्था में परिवर्तन लाता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के कारण जो गति हो रही है, जाने के लिए जो गति हो रही है, उसको बदलते हैं बल। बल का मतलब बाह्य बल। अब ये बता चुका है कि बाह्य शब्द मैं बार बार नहीं इस्तेमाल करूंगा। कह रहा है अर्थात वे समीकरण 6.17 के अनुसार इसके कुल रेखीय संवेग को परिवर्तित करते हैं। तो समीकरण पीछे 6.17 रहा होगा, अब उसको बार बार देखने का मतलब नहीं है। सीधी सी बात है कि कह रहा है कि इसके कुल रेखीय संवेग को परिवर्तित करते हैं। तो किसी पिंड को जब स्थानांतरीय गति होगी तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर रेखीय गति करेगा, और रेखीय गति करेगा तो उसका द्रव्यमान भी है और उसमें वेग भी उत्पन्न हो गया। तो जहां पर द्रव्यमान और वेग होगा और रेखीय गति करेगा तो रेखीय संवेग शब्द का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो इसीलिए कह रहा है कि कुल रेखीय संवेग को परिवर्तित करते हैं ये बल। कुल रेखीय संवेग देखिए लिखा हुआ है। कह रहा है लेकिन बलों का यह एकमात्र प्रभाव नहीं है। मतलब जो बल लग रहा है या बहुत सारे बल लग रहे हैं, तो उन बलों का केवल एक यही प्रभाव नहीं है कि वो रेखीय संवेग को, कुल रेखीय संवेग को परिवर्तित करेंगे। यदि पिंड पर लगने वाला कुल बल आघूर्ण शून्य ना हो तो इसके कारण दृढ़ पिंड की घूर्णी गति में परिवर्तन होगा, अर्थात पिंड का कुल कोणीय संवेग समीकरण 6.28 बी के अनुसार बदलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि एक सरल रेखा में न हो करके अगर बल किसी कोण पर लगेगा तो कोणीय वेग उत्पन्न हो जाएगा, यानी पिंड घूर्णन करने लगेगा उस बल के कारण। और अगर पिंड बल के कारण घूमने लगे तो उसे बल नहीं, बल आघूर्ण यानी टार्क कहेंगे। ये कहने का मतलब। अब देखिए आगे क्या कह रहा है। कह रहा है किसी दृढ़ पिंड को यांत्रिक संतुलन की अवस्था में तब तक कहा जाएगा जब इसके रेखीय संवेग और कोणीय संवेग दोनों का ही मान समय के साथ ना बदलता हो, यानी उस पिंड में ना तो रेखीय त्वरण हो ना कोणीय त्वरण हो। तो कह रहा है कि किसी पिंड को हम यांत्रिक संतुलन यानी फिजिकल इक्विलिब्रियम में तब कहेंगे। यांत्रिक शब्द इसलिए इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि भौतिक विज्ञान हम लोग पढ़ रहे हैं, भौतिकी, तो इसलिए यांत्रिक शब्द इस्तेमाल कर रहा है कि मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में तब तक हम कहेंगे जब तक उसके रेखीय संवेग यानी लिनियर मोमेंटम और कोणीय संवेग यानी एंगुलर मोमेंटम दोनों ही का मान समय के साथ न बदलता हो, यानी उस पिंड में ना रेखीय त्वरण हो ना कोणीय त्वरण हो। तो ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि किसी वस्तु का रेखीय संवेग और कोणीय संवेग तब नहीं बदलेगा जब उसके वेग में परिवर्तन नहीं होगा, और वेग परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं। तो जब वेग में परिवर्तन नहीं होगा तो किसी प्रकार का न रेखीय त्वरण होगा न कोणीय त्वरण, क्योंकि रेखीय संवेग और कोणीय संवेग दोनों की बात हो रही है। तो रेखीय संवेग और कोणीय संवेग कब नहीं बदलेगा? जब उनका रेखीय वेग और कोणीय वेग नहीं बदलेगा,
और रेखीय वेग और कोणीय वेग कब नहीं बदलेगा? जब उनमें परिवर्तन नहीं होगा, और जब परिवर्तन नहीं होगा तो त्वरण नहीं होगा, क्योंकि वेग में परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं। तो जब वेग में परिवर्तन ही नहीं होगा, रेखीय की बात करें तो रेखीय वेग तो रेखीय संवेग होगा, कोणीय वेग तो कोणीय संवेग होगा। तो न रेखीय में परिवर्तन है न कोणीय में परिवर्तन है, तो रेखीय संवेग कोणीय संवेग दोनों संरक्षित रहेंगे। अब देखिए आगे क्या कह रहा है। कह रहा है इसका अर्थ होगा कि पिंड पर लगने वाला कुल बल यानी बलों का सदिश योग शून्य हो। तो जाहिर सी बात है कि बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, यह बराबर यम इंटू ए, और जब वेग में परिवर्तन नहीं होगा तो ए जीरो होगा। जब ए जीरो होगा तो यफ बराबर यम इंटू ए होता है, तो यफ भी जीरो होगा। तो बलों का कुल सदिश योग शून्य होगा, इसलिए F1 प्लस F2 प्लस F डॉट डॉट लेकर के Fn तक सब जीरो हो जाएंगे। यानी ये कह सकते हैं कि सारे बलों का योग यानी एडिशन ऑफ पहले से लेकर के nth बल तक पूरा जीरो हो जाएगा। ये कहानी बन जाएगी सदिश योग। यदि पिंड पर लगने वाला कुल बल शून्य होगा तो उस पिंड के रेखीय संवेग में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होगा। समीकरण 6.30a पिंड के स्थानांतरित संतुलन की शर्त है। तो जैसे हमने इक्विलिब्रियम या संतुलन के बारे में बताया था कि संतुलन का मतलब यथा स्थिति बनाए रखना। यथा स्थिति कब बनाए रखी जा सकती है? जब कोई बाहरी बल उस पर न लगे। तो बाहरी बल का योग सदिश योग जीरो हो गया, तो पिंड में स्थानांतरीय गति यानी रेखीय संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसलिए पिंड स्थानांतरीय संतुलन की अवस्था में रहेगा, यानी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की यही एक शर्त है। अब देखिए ये रेखीय संवेग की बात हो गई। तो रेखीय संवेग यानी रेखीय वेग में परिवर्तन, तो ये बल की बात आ गई। अब कोणीय वेग में परिवर्तन तो बल आघूर्ण की बात आ जाएगी। तो अब F की जगह टाउ लिखेंगे जब हम कोणीय संवेग की बात करेंगे। तो देखिए कह रहा है कि कुल बल आघूर्ण, अब घूमने की बात आ गई, क्योंकि कोणीय वेग अगर है तो घूमेगा पिंड, तो बल की जगह बल आघूर्ण यानी टार्क होगा। तो कुल बल आघूर्ण यानी दृढ़ पिंड पर लगने वाले बल आघूर्णों का सदिश योग शून्य होगा, तो कोणीय संवेग संरक्षित रहेगा। और जब कोणीय संवेग संरक्षित रहेगा तो कोणीय त्वरण उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि त्वरण वेग परिवर्तन की दर है। तो कोणीय त्वरण कोणीय वेग परिवर्तन की दर होगी। जब कोणीय वेग में परिवर्तन नहीं होगा तो कोणीय संवेग संरक्षित रहेगा। तो वस्तु कोणीय संवेग उसका वस्तु का संतुलित रहेगा। तो वही कह रहा है कि जब बल आघूर्णों का सदिश योग जीरो हो गया है जैसे ऊपर हुआ है, तो टाउ1 प्लस टाउ2 प्लस डॉट डॉट टाउn इक्वल टू समेशन या एडिशन ऑफ i बराबर 1 से n तक टाउ i बराबर 0 हो जाएगा। तो यदि दृढ़ पिंड पर आरोपित कुल बल आघूर्ण शून्य हो तो इसका कुल कोणीय संवेग समय के साथ नहीं बदलेगा। समीकरण 6.30b पिंड के घूर्णी संतुलन की शर्त है। तो रेखीय संतुलन की शर्त क्या है? कि उस पर लगने वाले सारे बलों का योग जीरो हो, और कोणीय संतुलन की शर्त यह है कि उस पर लगने वाले सारे बलाघूर्णों का सदिश योग शून्य हो। क्योंकि बल और बलाघूर्ण सदिश राशियां हैं, इसलिए सदिश योग शून्य होने की बात की जा रही है। अब देखिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि अब यह प्रश्न उठता है कि यदि वो मूल बिंदु जिसके परितः आघूर्णों की गणना की गई है बदल जाए तो क्या घूर्णी संतुलन की शर्त बदलेगी? यह दिखाया जा सकता है कि यदि किसी दृढ़पिंड के लिए स्थानांतरित संतुलन की शर्त समीकरण 6.30b लागू होती है तो इस पर मूल बिंदु के स्थानांतरण का कोई प्रभाव नहीं होगा, अर्थात घूर्णी संतुलन की शर्त उस मूल बिंदु की स्थिति के ऊपर निर्भर नहीं करती।
जिसके परितः आघूर्ण लिए गए हैं। तो ध्यान दीजिए, जो हमने पीछे बल की बात की, तो उस बल में कहीं भी मूल बिंदु नहीं आया है। तो ये ध्यान देना है कि यदि मूल बिंदु की स्थिति बदल दी जाए तब भी कोई संतुलन में फर्क नहीं पड़ेगा। यानी स्थानांतरित संतुलन में किसी पिंड के ऊपर लगने वाले बलों का एक जोड़ा के विशिष्ट मामले में इस तथ्य की पुष्टि की जाएगी। तो इसमें देखिए, तो यहां तक आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए। अब आगे देखिए, कह रहा है कि उदाहरण 6.7 में बल युग्म यानी स्थानांतरित संतुलन में किसी पिंड के ऊपर लगने वाले बलों का एक जोड़ा, युग्म का मतलब जोड़ा होता है, तो बलों का एक जोड़ा लगाया जाएगा के विशिष्ट मामले में इस तथ्य की पुष्टि की जाएगी। तो आगे उदाहरण 6.7 हम लोग देखेंगे और इस बात की चर्चा करेंगे। अब देखिए, कह रहा है यन बलों के लिए इस परिणाम का व्यापक व्यंजक प्राप्त करना आपके अभ्यास के लिए छोड़ दिया गया है। तो यह अभ्यास के लिए छोड़ा जा रहा है। जब एनसीईआरटी के पीछे क्वेश्चन करेंगे, अगर उसमें दिया होगा तो हम इसको करेंगे। कह रहा है समीकरण 6.30A एवं समीकरण 6.30B दोनों ही सदिश समीकरण हैं। इनमें से प्रत्येक 3 अदिश समीकरणों के समतुल्य है। समीकरण 6.30A के संगत ये समीकरण हैं, क्या है? एडिशन i बराबर 1 से n तक f i x बराबर 0। इसी प्रकार ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस, सारी एक्सिस एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर है। तो ये जो हमने निकाला है, इसमें अगर x y z एक्सिस 3 एक्सिस में बांट दिया जाए, 3 कंपोनेंट, तो इस तरह भी लिख सकते हैं। जैसे लिखा है x y z तीनों लिख देंगे तो सारी एक्सिस आ जाएंगी। तो i बराबर 1 से लेकर n तक f i x बराबर 0, i बराबर 1 से लेकर n तक f i y बराबर 0 एवं i बराबर 1 से लेकर n तक f i z बराबर 0। तो x y z तीनों एक्सिस आ गई। इसी प्रकार ये जो नीचे लिखा गया था, इसके लिए भी x y z तीनों एक्सिस हम लोग लिख सकते हैं। तो वहाँ ये कह रहा है कि जहाँ f i x, f i y और f i z बल f i के क्रमशः x y एवं z दिशा में वियोजित अवयव हैं, यानी तोड़े गए कंपोनेंट। इसी प्रकार समीकरण 6.30B जिन 3 अदिश समीकरणों के समतुल्य हैं वे हैं, अब देखिए अदिश समीकरण इसलिए पतले अक्षर से लिखा गया, सदिश के लिए मोटे अक्षर से लिखा गया। तो ये एडिशन ऑफ i बराबर 1 से लेकर के n तक टाउ i x बराबर 0, एडिशन ऑफ i बराबर 1 से लेकर n तक y कंपोनेंट के लिए टाउ i y बराबर 0 एवं i बराबर 1 से लेकर n तक टाउ i z बराबर 0, जहाँ टाउ i x, टाउ i y एवं टाउ i z क्रमशः x y एवं z दिशा में बल आघूर्ण टाउ i के अवयव हैं, यानी कंपोनेंट। अब देखिए क्या कह रहा है कि समीकरण 6.31A एवं 6.31B हमें किसी दड़पिंड के यांत्रिक संतुलन यानी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के लिए आवश्यक 6 ऐसी शर्तें बताते हैं जो एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं करती। बहुत सी समस्याओं में किसी पिंड पर लगने वाले सभी बल एक ही तल में होते हैं। इस स्थिति में यांत्रिक संतुलन के लिए केवल 3 शर्तों को पूरी किए जाने की आवश्यकता होगी। इनमें से 2 शर्तें स्थानांतरित संतुलन के संगत होंगी, जिनके अनुसार सभी बलों के इस तल में स्वेच्छ चुनी गई 2 परस्पर लंबवत अक्षों के अनुदिश अवयवों का सदिश योग अलग अलग शून्य होता है। तो कहने का मतलब ये है कि 2 शर्तें हैं कि जो ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तु की रेखीय गति हो रही है, तो उसके में जो सभी बल लग रहे हैं, तो इस तल में स्वेच्छ चुनी गई 2 परस्पर लंबवत अक्षों के अनुदिश।
तो जो तल लिया जाएगा उसमें दो अक्ष चुनेंगे, एक्स और वाई मान लीजिए, या वाई और जेड। बस हमें ये मतलब रखना है कि जो भी अक्ष चुनेंगे दो, वो एक दूसरे के लंबवत यानी उनके बीच का कोण 90 डिग्री होना चाहिए। तो अवयवों का सदिश योग अलग अलग शून्य होगा। तो उनका जो टोटल वेक्टर एडिशन होगा वो 0 होगा। तीसरी शर्त घूर्णी संतुलन के संगत है। तो तीसरी शर्त हमारी रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए है। तो उसमें क्या है कि बलों के तल के या विलंबवत अक्ष के अनुदिश बल आघूर्ण के अवयवों का योग शून्य होना चाहिए। ध्यान दीजिए, बलों के तल के या विलंबवत अक्ष के अनुदिश बल आघूर्ण के अवयवों का योग शून्य होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई कागज का पेज है, तो एक इधर अक्ष है, एक इधर इस तरफ है, ये दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री हैं। तो एक बल इधर लगा, एक बल इधर, ये एक ही तल में हो गए एक्स वाई। अब अगर बल आघूर्ण की बात करना है तो इससे लंबवत यानी या तो हमारी तरफ या इस कागज के अंदर की तरफ 90 डिग्री का कोण। देखिए क्या कह रहा है, बलों के तल के अविलंबवत यानी परपेंडिकुलर अक्ष के अनुदिश बल आघूर्ण के अवयवों का योग शून्य होना चाहिए। तो अगर ये बल इधर दो कंपोनेंट किसी तल में ऐसे लिए गए हैं, कह रहा है, देखिए यहाँ से पढ़िए, इनमें से दो शर्तें स्थानांतरित संतुलन के संगत होगी, जिसके अनुसार सभी बलों के इस तल में स्वेच्छ चुनी गई दो परस्पर लंबवत अक्षों के अनुदिश, एक अक्षीय दोनों लंबवत है यानी एक दूसरे से 90 डिग्री पर है, परस्पर दी गई दो परस्पर लंबवत अक्षों के अनुदिश अवयवों का सदिश योग अलग अलग शून्य होगा। तो बल के जो कंपोनेंट है इनका सदिश योग शून्य होगा। अब तीसरा जो संतुलन अक्ष है वो कह रहा है बलों के तल के अभिलंबवत अक्ष। तो ये बलों का तल है एक्स और वाई, तो इसके लंबवत ये जेड एक्सिस या तो हमारी तरफ होगी, इस कागज में नहीं बना सकते, पेन खड़ा करिए यहाँ तब होगा, या इसी के अंदर की ओर होगी। तो वही कह रहा है कि बलों के तल के अभिलंबवत अक्ष के अनुदिश बल आघूर्ण के अवयवों का योग शून्य होना चाहिए। तो इस तरह बारीकी से जब आप समझेंगे तो आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कह रहा है एक दृढ़ पिंड के संतुलन की शर्तों की तुलना एकल कण के संतुलन की शर्तों से भी की जा सकती है। तो कोई रिजिड बॉडी है जिसमें बहुत सारे कण इतना पास पास है कि उनके बीच की दूरी 0 है, तो उसे दृढ़ पिंड कह दिए। और कह रहा है इसको एकल कण यानी किसी सिंगल पार्टिकल के लिए भी इन शर्तों को लागू किया जा सकता है। इस विषय में हमने पहले के अध्यायों में बात की है। कण पर घूर्णी गति का कोई विचार आवश्यक नहीं होता, इसके संतुलन के लिए केवल स्थानांतरित संतुलन की शर्तें समीकरण 6.30a ही पर्याप्त है। तो घूर्णन की शर्तों की बजाय अगर स्थानांतरित गति है तो केवल स्थानांतरित गति की शर्तें ही लागू होंगी। कण पर घूर्णी गति का कोई विचार आवश्यक नहीं होता, इसके संतुलन के लिए केवल स्थानांतरित संतुलन की शर्तें ही पर्याप्त है। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की शर्तें ही लागू हो जाएंगी, तो वही पर्याप्त है। अब देखिए आगे कह रहा है अतः किसी कण के संतुलन के लिए इस पर आरोपित सभी बलों का सदिश योग शून्य होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के किसी भी कण के संतुलन के लिए उस पर लगे सभी बलों का सदिश योग शून्य होना चाहिए। चूंकि बल सदिश राशि है इसलिए हम सदिश योग की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये सब बल एक ही कण पर कार्य करते हैं इसलिए संगामी भी होते हैं। संगामी का मतलब कॉन्करेंट, कॉन्करेंट अंग्रेजी में बोलेंगे। संगामी का मतलब एक ही बिंदु से जाएं, जो गमन करें, ये कह सकते हैं। तो आगे देखते हैं, कह रहा है संगामी बलों के तहत संतुलन का विवेचन पहले के अध्याय में किया जा चुका है। अब देखिए पहले ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, अब आगे देखते हैं। कह रहा है ज्ञातव्य है कि एक पिंड आंशिक संतुलन में हो सकता है, यानी पार्शियल इक्विलिब्रियम में हो सकता है, यानी थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे तो उसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। यानी यह हो सकता है कि यह स्थानांतरित संतुलन में हो परंतु घूर्णी संतुलन में ना हो, या फिर घूर्णी संतुलन में हो
तो हो, पर स्थानांतरित संतुलन में ना हो। तो आंशिक संतुलन का मतलब समझ लीजिए कि आंशिक संतुलन का मतलब, इसके कहने का मतलब ये है कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम दोनों एक साथ नहीं होंगे। घूर्णी संतुलन और स्थानांतरित संतुलन दोनों एक साथ नहीं होंगे, तो इसे आंशिक संतुलन में कहेंगे इस पिंड को। अब देखिए आगे कह रहा है एक हल्की यानी नगण्य द्रव्यमान वाली स्वतंत्र छड़ AB पर विचार कीजिए, जिसमें दो सिरों A एवं B पर बराबर परिमाण वाले दो समांतर बल जो समान दिशा में लगे हों, F चित्र 6.20A में दर्शाए अनुसार छड़ के लंबवत लगे हों। तो ये देखिए AB छड़ है कोई, ये C इसका मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु इसलिए है क्योंकि यहाँ से इसकी दूरी A है, यहाँ से इसकी दूरी A है, दोनों दूरियां बराबर हैं, इसलिए इसको हम मध्य बिंदु कह सकते हैं। और चूंकि द्रव्यमान नगण्य है, इसलिए दोनों तरफ का द्रव्यमान की बात हम नहीं करेंगे। तो अब ये कह रहा है कि इस पर एक बल इधर को देके लगा है, एक इधर को, तो ये बल इसको, अगर ये बल प्रभावी होगा तो ऐसे घूर्णन करेगी इस तरह, इसलिए तीर इधर को लगाया गया है। ये बल प्रभावी होगा तो ये ऐसे घुमाने का प्रयास करेगा, तो इस प्रकार से। तो इस बल के कारण ये छड़ हमारी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी, यानी वामावर्त दिशा में या घड़ी के चलने की विपरीत दिशा में। और अगर ये बल प्रभावी होगा तो ये छड़ हमारी दक्षिणावर्त घूमेगी, यानी राइट हैंड साइड में घूमेगी या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगी। तो कह रहा है माना कि एक छड़ AB का मध्य बिंदु C है और CA बराबर CB बराबर A है, तो CA बराबर CB दोनों तरफ A है। A एवं B पर लगे बलों के C के पड़ता आघूर्ण परिमाण में समान AF है। तो बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुणे केंद्र बिंदु से बल की दूरी। तो टाउ इक्वल टू R क्रॉस F हम लोग लिखते थे, तो R ये हो जाएगा और F ये, तो इसीलिए A लिख दिया है, इसीलिए AF लिखा है। तो वही कह रहा है A एवं B पर लगे बलों के C के पड़ता आघूर्ण परिमाण में समान AF है। तो परिमाण में समान इसलिए है क्योंकि बल भी FF और F है और ये दूरी भी केंद्र बिंदु से A और A है। तो बल आघूर्ण का मतलब होता है कि बल गुणे जो दूरी है वो बल से लंबवत होना चाहिए। तो देखिए ये A और F एक दूसरे से 90 डिग्री कोण पर है, इसलिए बल आघूर्ण की बात यहाँ पर कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए बल आघूर्ण बराबर बल गुणे लगे हुए बल से लंबवत दूरी, लंबवत शब्द जरूर इस्तेमाल करना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना, ध्यान दीजिए। तो ये कह रहा है कि A एवं B पर लगे बलों के C के परितः आघूर्ण परिमाण में समान AF है, पर जैसा चित्र में दिखाया गया है विपरीत दिशाओं में प्रभावकारी है। छड़ पर कुल बल आघूर्ण शून्य होगा, निकाय घूर्णी संतुलन में है, पर यह स्थानांतरित संतुलन में नहीं है क्योंकि एडिशन या समेशन ऑफ F इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये कह रहा है कि ये स्थानांतरित संतुलन में नहीं है क्योंकि स्थानांतरित संतुलन में होता तो लगे हुए सारे बलों का सदिश योग 0 होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। ये दो बल लग रहे हैं और दोनों बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, इसलिए इनका सदिश योग 0 नहीं होगा। तो इसलिए घूर्णी संतुलन में तो है लेकिन स्थानांतरित संतुलन में नहीं है, ये बात को आप लोग समझ लीजिए। अब आगे देखिए आ जाता है, अब इसमें क्या था कि दोनों बल देखिए एक ही तरफ लगाया गया, तो ये इधर वामावर्त घुमाएगा, ये दक्षिणावर्त घुमाएगा। देखिए दिशा एक ही है लेकिन ये घुमाएंगे तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट घुमाएंगे। अब यहाँ पर क्या है कि देखिए एक बल इधर को लग रहा है तो ये छड़ को ऐसे घुमाएगा। अब इसकी दिशा इधर है तो इसकी दिशा इधर है, दोनों की दिशा अगर बदल दी जाए और वो सदिश हो तो फिर ऋण चिन्ह लगाना जरूरी हो जाता है। अगर सदिश ना होते तो ऋण ना लगाते,
लेकिन चूंकि सदिश है तो सदिश का मतलब दिशा सहित। तो अगर इसकी दिशा ये है, इसकी दिशा इसके विपरीत है, तो विपरीत के लिए चिन्ह उल्टा लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ पर निगेटिव लगाया। तो सब कुछ वही है, केवल बल की दिशा बदल गई है। तो अब इसको अब देखते हैं। तो देखें यहाँ पर कह रहा है कि चित्र 6.20 बी में चित्र 6.20 ए में बी सिरे पर लगाए गए बल की दिशा उलट दी गई है। केवल इसकी दिशा इधर की बजाय इधर कर दी गई है। अब उसी क्षण पर किसी क्षण पर बराबर परिमाण के दो बल विपरीत दिशाओं में क्षण के लंबवत लगे हैं। क्षण के लंबवत ही अब भी है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। देखिए लंबवत लगे हैं, एक ए सिरे पर और दूसरा बी सिरे पर। यहाँ दोनों बलों के आघूर्ण बराबर तो हैं, पर वे विपरीत दिशा में नहीं है, वे एक ही दिशा में हैं और क्षण में वामावर्त आघूर्ण की प्रवृत्ति लाते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर बल तो एक ही दिशा में थे, लेकिन बल आघूर्ण विपरीत हो जा रहा था, क्योंकि एक दाहिनी तरफ घुमा रहा था तो ये बाएं तरफ घुमा रहा था। तो बल एक ही दिशा में थे, परंतु बल आघूर्ण विपरीत हो जा रहे थे। यहाँ पर बल तो विपरीत दिशा में है, लेकिन बल आघूर्ण एक ही दिशा में है। क्यों? क्योंकि ये ऐसे घुमाएगा तब भी वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, और इसको देखें तो ये भी ऐसे घुमाएगा तो वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो बल तो विपरीत दिशा में है, लेकिन बल आघूर्ण एक ही दिशा में है। तो वही कह रहा है कि दोनों बलों के आघूर्ण बराबर तो हैं, पर वे विपरीत दिशा में नहीं है, वे एक ही दिशा में है और क्षण में वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज घूर्णन की प्रवृत्ति लाते हैं। क्षण पर लगने वाला कुल बल शून्य है। अब कुल बल शून्य इसलिए है क्योंकि ये और ये विपरीत दिशा में है, यानी एक पॉजिटिव है तो एक निगेटिव है। दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस के कारण कट जाएंगे, यानी घट जाएंगे, यानी जीरो हो जाएगा। तो इसलिए बल जो है विपरीत दिशा में बराबर है, बराबर और विपरीत दिशा में, इसलिए बलों का योग शून्य होगा। तो वही कह रहा है कि क्षण पर लगने वाला कुल बल शून्य है, अतः क्षण स्थानांतरीय संतुलन में यानी रेखीय गति नहीं करेगी, क्योंकि दोनों बल एक दूसरे के विपरीत और बराबर है, तो जीरो हो जाएंगे। तो वो क्षण अपने ही स्थान पर घूम तो सकती है, अपने स्थान से कहीं दूसरी जगह जा नहीं सकती, यानी स्थानांतरित संतुलन में है, लेकिन यह घूर्णी संतुलन में नहीं है। घूर्णी संतुलन में नहीं है, स्थानांतरित संतुलन में है। तो वही कह रहा है कि अतः क्षण स्थानांतरित संतुलन में है, लेकिन यह घूर्णी संतुलन में नहीं है। यद्यपि यह क्षण किसी भी तरह से स्थिर नहीं की गई है, इसमें शुद्ध घूर्णी संभव है। तो जाहिर सी बात है कि जब स्थानांतरी गति नहीं होगी, ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होगा, तो केवल घूर्णी मोशन होगा। तो जब अकेले ही घूर्णी मोशन होगा, तो जब कोई चीज अकेले होती है तो उसे शुद्ध कहा जाता है। जैसे चीनी केवल अकेले रखी हो तो कहेंगे प्योर है, शुद्ध है, और उसी में पानी मिला दो तो कहेंगे शुद्ध नहीं है, पानी मिला है, अभी शरबत है। तो जब घूर्णी गति केवल है, स्थानांतरी नहीं है, तो शुद्ध घूर्णी गति कहेंगे। तो वही कह रहा है कि यद्यपि यह क्षण किसी भी तरह से स्थिर नहीं की गई है, इसमें शुद्ध घूर्णी गति है, यानी स्थानांतरी रहित घूर्णन गति है, यानी ट्रांसलेशनल मोशन अब्सेंट है, केवल रोटेशनल मोशन है। अब देखिए आगे कह रहा है कि दो बराबर परिमाण के विपरीत दिशाओं में लगे बलों का जोड़ा जिनकी क्रिया रेखा एक ना हो, बलयुग्म अथवा ऐंठन या टार्क कहलाता है। बलयुग्म बिना स्थानांतरण के घूर्णन पैदा करता है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो दो अगर बल हो, बराबर हो, एक दूसरे के विपरीत लग जाएं, तो ऐसे बलों के जोड़े को बलयुग्म कहते हैं, और ऐसे बल ऐंठन या टार्क उत्पन्न करते हैं। बलयुग्म बिना स्थानांतरण के घूर्णन पैदा करता है। तो जैसा अभी हमने देखा कि वस्तु अपने स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं हट रही, अपने ही स्थान पर एक ही बिंदु पर घूमने लग रही है। अब देखिए आगे कह रहा है कि जब हम घुमा कर किसी बोतल का ढक्कन खोलते हैं तो हमारी उंगलियां ढक्कन पर एक बलयुग्म आरोपित करती हैं। चित्र 6.21a
इसका दूसरा उदाहरण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखी चुंबकीय सुई है। चित्र 6.21b। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय सुई के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर बराबर बल लगाता है। उत्तरी ध्रुव पर लगा बल उत्तर दिशा की ओर और दक्षिणी ध्रुव पर लगा बल दक्षिण दिशा की ओर होता है। उस अवस्था के अतिरिक्त जब सुई उत्तर दक्षिण दिशा में संकेत करती है तो दोनों बलों की क्रिया रेखाएं एक ही नहीं होती, अतः उस पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण एक बल युग्म प्रभावी होता है। तो देखें यहाँ पर फिगर देखें कि जब ढक्कन खोलते हैं तो उंगली इधर को बल लगाती है, अंगूठा इधर को, तो ये घूर्णन गति उत्पन्न हो जाती है, एक टार्क यानी बल युग्म काम करता है। इसी प्रकार से यह चुंबकीय सुई है, तो जब पृथ्वी के में रखते हैं तो नॉर्थ और साउथ पोल दक्षिण और उत्तर ध्रुव से पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र द्वारा एक बल लगाया जाता है, नॉर्थ वाला इस तरफ और साउथ वाला इस तरफ। तो ये भी बल एक दूसरे के विपरीत और लंबवत हो जाते हैं, तो एक दूसरे के विपरीत होने की वजह से ये बल युग्म बन जाते हैं और टार्क यानी ऐंठन बल उत्पन्न करते हैं। अब आगे देखिए आ जाता है उदाहरण नंबर 6.7। तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यही तक।